कभी जिन हाथों ने एक दूसरे की हथेली थामकर वक्त से जिद की थी कि साथ रहेंगे चाहे हालात जैसे भी हो, आज उन्हीं हाथों के बीच खामोशी की एक ऐसी दीवार खड़ी हो चुकी थी जिसे तोड़ने की हिम्मत ना वक्त में थी ना हालात में। बस एक उम्मीद थी जो सालों बाद फिर उसी मोड़ पर ले आई थी जहां कभी साथ चला करते थे। आरव उस दिन किसी पुराने क्लाइंट से मिलने गया था। काम छोटा था पर लोकेशन पुरानी, वही मोहल्ला जहां बरसों पहले वो अपनी पत्नी नायना के साथ चाय पीने आता था। गलियां तो अब भी वही थी, लेकिन दुकानों के नाम बदल गए थे। कई दीवारें फिर से रंग ली गई थी, मगर कुछ यादें आज भी उन ईंटों में चुपचाप दबी हुई थी। कार से उतरकर आरव जैसे अतीत में उतर गया हो। चलते चलते जब वो नुक्कड़ तक पहुंचा तो उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी। एक और लकड़ी का ठेला जिस पर आम, केले, संतरे और कुछ सब्जियां रखी थी। दूसरी तरफ एक पुराना गैस चूल्हा जिस पर चाय चल रही थी। बगल में 2 बेंचे, एक लोहे की पेटी और पास रखे थे कुछ गिलास और कपड़े का झोला। उस पूरे सेटअप के बीच एक औरत खड़ी थी, सांवली सी पसीने से भीगी पेशानी, माथे पर एक बड़ा तिल और हाथों में चाय की केतली। वो कभी चाय छांटती, कभी फल झाड़ती तो कभी किसी ग्राहक से कहती, क्या दूं साहब? चाय या फल? आरव के कदम वही रुक गए। वो चेहरा, वो चाल, वो माथे का तिल, सब कुछ पहचानने जैसा था पर यकीन करने जैसा नहीं। वो नायना थी, वही नायना जिससे उसने कभी 7 फेरे लिए थे, वही नायना जिससे वादा किया था, तेरे बिना अधूरा हूं मैं। और आज वो धूप में खड़ी एक चाय और फल की दुकान चला रही थी। शायद जिंदगी के हालात से लड़ती हुई, शायद अपनी बेटी के इलाज का बोझ उठाती हुई, और सबसे ऊपर शायद अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए हर सुबह खुद से एक नई जंग लड़ती हुई। आरव के होठ सूखने लगे। उसने तुरंत जेब से रुमाल निकाला और चेहरा ढक लिया। अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। चेहरा भर गया था, रंग साफ था, कपड़े महंगे थे और चाल में रुतबा आ गया था। लेकिन उस एक पल में उसे एक औरत के सामने खड़े होकर वो फिर वही आरव बन गया था जो कभी नायना की हर बात उसकी आंखों से पढ़ लिया करता था। वो कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा। भीड़ थी लेकिन आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी। सिर्फ एक शोर था अंदर से उठता हुआ। नायना अपने काम में लगी रही। उसकी आंखों में थकान थी पर इरादों में अब भी कोई समझौता नहीं था। आरव ने खुद को संभाला और धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। थोड़ा साइड में खड़ा हुआ। नायना ने बिना देखे पूछा, क्या लेंगे साहब? चाय, फल? आरव की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने खुद को रोका। एक कड़क चाय और कुछ आम दिखा दीजिए। नायना ने चाय छाननी शुरू की और झोले से आम की टोकरी निकाली। आरव की नजर उस टोकरी के पास रखी। एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी जिसमें एक मासूम बच्ची की मुस्कुराती सी झलक थी। कमजोर चेहरा लेकिन चमकती आंखें, जैसे अब भी किसी को पापा कहने की आस हो। वो ठिठक गया। वो तस्वीर उसकी रग-रग में उतर गई थी, लेकिन उसने अभी खुद से कुछ नहीं कहा, ना सामने आने की हिम्मत की, ना कुछ पूछने की। सिर्फ इतना बोला, ये आम कैसे दिए? नायना बोली, सुबह ही लाई हूं साहब, मीठे हैं, मुरझा गए हैं थोड़ा, 100 रुपए किलो, खाकर देख लीजिए। आरव बोला, सारे दे दो। नायना थोड़ी चौंकी, फिर मुस्कुराई नहीं, बस झट से तोलने लगी। 8 किलो है, 800 रुपए होंगे, आप सब ले रहे हैं तो 640 दे दीजिए। आरव ने चुपचाप जेब से 2 500 के नोट निकाले और पकड़ा दिए। फिर मुड़ने लगा, तभी पीछे से आवाज आई, साहब 200 रुपए ज्यादा दे दिए, भीख नहीं चाहिए। आरव वही रुक गया, पास आई, उसके हाथ में 200 रुपए रखे और फिर उसी ठहरी हुई आवाज में बोली, इज्जत बचाने को ये दुकान है, कमजोर नहीं हूं। आरव की आंखें भर आई। वो कुछ पल चुप रहा, फिर अपनी कांपती आवाज में बोला, तुम्हारा पति कुछ नहीं करता क्या? नायना ने एक गहरी सांस ली, फिर चाय की केतली रखते हुए बोली, 12 साल पहले तलाक हो गया साहब। आरव का दिल जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। वो एक पल के लिए थम गया,
फिर अपने झोले को संभालता हुआ धीमे धीमे उस दुकान से हटने लगा। पर उसकी आंखें अब भी उसी तस्वीर पर अटकी थी, जिसमें वो चेहरा था जो आज भी शायद उसे पहचान सकता था। नायना अब आम समेट रही थी। गैस का चूल्हा बंद कर चुकी थी। झोले में बचे हुए फल रखे और फिर उसी थके हुए ढंग से वो दुकान की पेटी उठाकर चल पड़ी। आरव अब भी थोड़ी दूरी पर खड़ा था। उसके हाथ में झोला था, लेकिन दिल में एक बवंडर। उसने खुद से पूछा, क्या वो मेरी बेटी थी? क्या मैंने सच में सब कुछ खो दिया? वो ज्यादा सोच नहीं पाया। बस उसके कदम खुद ब खुद नायना के पीछे चल पड़े। वो गली तंग थी। बिजली के झूलते तार, छतों से टपकती बूंदें, दीवारों पर नाम मिटे हुए पोस्टर और हर दरवाजे पर थकी हुई जिंदगी। लेकिन नायना जहां जाकर रुकी वो घर अलग था। एक छोटा सा टूटा फूटा मकान, जिसके सामने बरामदे में 2 खटिया पड़ी थी। एक खटिया पर एक बूढ़ी औरत, सूखे हाथ पर धनंसी आंखें, वो चुपचाप आकाश की ओर देख रही थी। दूसरी खटिया पर एक 10 की लड़की, कमजोर सांवली सुनी आंखें, बिखरे बाल, एक खिलौना उसके पास रखा था, लेकिन वो उसे छू भी नहीं रही थी। आरव वही रुक गया। नायना ने घर का दरवाजा खोला, बोझ उतारा और भीतर चली गई, पर आरव की निगाह उस बच्ची पर अटक गई थी। वो बच्ची जो बस खटिया पर लेटी थी, ना हिल रही थी, ना किसी से कुछ कह रही थी। वो सिया थी, उसकी अपनी बेटी। अब कोई तस्वीर नहीं, अब कोई झलक नहीं, अब सच सामने था। आरव ने धीरे से एक कदम बढ़ाया, लेकिन उसके सीने में कुछ कसने लगा। उसकी बेटी इतनी कमजोर, इतनी चुप। उसे याद आया वो दिन जब सिया 1 साल की थी और उसकी गोद से उतरने का नाम नहीं लेती थी। आज वो खटिया पर अकेली पड़ी थी और लगता था जैसे जिंदगी से भी नाराज हो। वो और पास नहीं जा सका, बस दीवार के साए में खड़ा होकर देखता रहा। उसकी आंखें भर आई और दिल से सिर्फ एक ख्याल निकला, इतनी मासूम जान मेरी गलती क्यों भुगत रही है? तभी अंदर से नायना बाहर आई। वो एक गिलास में पानी लेकर आई थी और जैसे ही उसकी नजर आरव पर पड़ी, वो थोड़ी देर के लिए ठहर गई। फिर बिना कुछ कहे उसके पास आई। चेहरे पर ना गुस्सा था, ना हैरानी, बस एक थकी हुई लेकिन स्थिर आवाज। यहां तक आ ही गए। आरव कुछ बोल नहीं पाया। उसने बस आंखें झुका ली। नायना ने सिया की ओर देखा, फिर वापस आरव की आंखों में झांकते हुए बोली, अब देख भी लिया, अब शायद समझ भी आ गया होगा कि अकेले कितना मुश्किल होता है सब कुछ उठाना। आरव की आवाज कांप रही थी। ये सिया है ना? नायना की आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसने कोई इल्जाम नहीं लगाया। हां, ये वही है जो कभी तुम्हें पापा कहती थी और अब सिर्फ बीमार पड़ी रहती है। आरव के हंट काम गए। उसने खुद को बामुश्किल संभाला, फिर धीमे से बोला, मुझे नहीं पता था कि चीज इतनी। नायना ने बात बीच में ही काट दी। पता होता तो क्या करते? आरव चुप हो गया। उसने सिया की ओर देखा, जो अब भी वही थी, उसी खटिया पर। थोड़ी देर बाद सिया ने धीरे से करवट ली और अपनी सुनी आंखों से एक बार सामने देखा। वो नजरें आरव से मिली। आरव घबरा गया, झट से पीछे हो गया, जैसे किसी गुनाह में पकड़ा गया हो। पर सिया ने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ देख रही थी, जैसे कोई भूली हुई पहचान याद करने की कोशिश कर रही हो। और उसी पल नायना ने कहा, अब अगर वाकई कुछ करना चाहते हो तो एक बार सीधे उसके सामने जाकर खड़े हो जाओ। ना भूत की तरह, ना छुप कर, बस एक बार। बाप बनकर आरव कुछ नहीं बोला, बस दीवार से पीठ लगाकर खड़ा रह गया। सिया अब भी देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में ना डर था, ना खुशी, बस एक सवाल था जो शायद उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। सिया अब खटिया से थोड़ा उठकर बैठ चुकी थी। उसके चेहरे पर वही थकी हुई मासूमियत थी जो अक्सर उन बच्चों में देखी जाती है जो बोलते कम है और सहते ज्यादा है। उसने अपनी मां की ओर देखा, फिर उस अनजान आदमी की तरफ जो दीवार के पास थोड़ी दूरी से उसे देख रहा था। वो आदमी जिसकी आंखों में डर भी था, पछतावा भी और एक अनकही पहचान की उम्मीद भी।
नायना खामोशी से सिया के पास गई, धीरे से उसके सर पर हाथ फेरा और बहुत हल्के स्वर में कहा, बेटा, ये तुम्हारे पापा है। सिया कुछ नहीं बोली, बस आंखें उठाकर आरव को देखा, फिर नीचे देखते रही। आरव अब खुद को रोक नहीं पाया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और सिया के सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती आवाज में उसने कहा, मैं बहुत सालों तक चुप रहा बेटा, बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तुम्हें भी छोड़ दिया, तुम्हारी मां को भी और खुद को भी खो बैठा। पता नहीं अब हक रह गया है या नहीं, पर क्या तुम बस एक बार मुझे माफ कर सकते हो? सिया की आंखों में सीधा गुस्सा नहीं था, लेकिन कोई भाव भी नहीं था। बस एक खालीपन था जो कह रहा था, इतने साल कहां थे पापा? कुछ पल खामोशी रही, फिर सिया ने धीरे से हाथ बढ़ाया और आरव के आंसुओं से भीगे चेहरे को छुआ। कोई शब्द नहीं निकले उसके होठों से, पर स्पर्श में वो सब था जो एक बच्ची ने कभी कह नहीं पाया था। फिर सिया उठी और धीरे से आरव के गले लग गई, बहुत धीमे से। बहुत देर तक आरव ने अपनी बेटी को सीने से चिपका लिया। वो रो रहा था, पर अब उसकी रुलाई में कमजोरी नहीं थी, बल्कि वो पीड़ा थी जो सालों से उसकी आत्मा में बंद थी। नायना पास ही खड़ी थी, उसकी आंखें भीग चुकी थी। वो कुछ नहीं बोली, बस सिया के सर पर हाथ रख दिया। कुछ देर बाद सिया फिर से खटिया पर लेट गई थी। धीरे से करवट लेकर दीवार की ओर मुंह कर लिया। शायद उसकी आंखें बंद थी, या शायद वो अब भी उस स्पर्श को अपने सीने में समेट रही थी। आरव वही जमीन पर बैठा था, चुप निशब्द। उसकी आंखें सिया पर थी, पर उसके भीतर कुछ और ही चल रहा था। उसका मन बार बार कह रहा था, अब उससे पूछ कि क्या तू उसका पापा बन सकता है? फिर से अब नायना से कहें कि तू उसके साथ फिर से जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन उसकी आंखें नायना की ओर गई। वो अब भी खामोश खड़ी थी, ना कोई इशारा, ना कोई रोक। बस वही पुरानी थकावट थी उसकी पलकों में, जिसे किसी सफाई की जरूरत नहीं थी। आरव ने चुपचाप अपनी हथेलियां जमीन पर रखी, धीरे से खुद को उठाया और फिर एक बार सिया की ओर देखा। उसने चाहा कि कुछ बोले, पर होठों तक आए। शब्द दिल के दर्द में डूबकर फिर लौट गए। वो मुड़ा, एक कदम चला, फिर रुका, जैसे दिल पीछे खींच रहा हो। लेकिन जुबान कह रही थी अभी नहीं। उसने बिना कोई आवाज किए गली से बाहर कदम रख दिए। ना दरवाजा खटका, ना अलविदा कहा, बस चल पड़ा, जैसे कोई हार कर नहीं, बल्कि किसी वक्त का कर्ज चुकाने फिर से लौटने का वादा लेकर गया हो। गाड़ी के पास पहुंचा, दरवाजा खोला, लेकिन बैठने से पहले आसमान की ओर देखा। सुनासना आकाश, शांत हवा और बहुत गहराई से उठती एक आवाज, तू लौटेगा ना? रात भर आरव सुन नहीं सका। करवटें बदलते हुए उसकी आंखों के आगे बस एक ही तस्वीर घूमती रही, सिया का चेहरा। वो नजरें जो कुछ नहीं बोली और सब कुछ कह गई। उसने तकिए पर सिर रखा, लेकिन नींद जैसे सिर्फ उसे बेटी के पास चली गई थी, जिससे मिलने में उसे 9 साल लग गए थे। उसने खुद से कहा, मैं आज सिर्फ देख कर लौट आया हूं, लेकिन अब देखना बाकी है वो प्यार, वो साथ और वो समाज जो एक बेटी को सबसे पहले उसके पापा से मिलना चाहिए। रात नींद में नहीं, बस आंखों में बीती थी। आरव पलंग पर पड़ा रहा, करवटें बदलता रहा और बार बार वही एक पल याद आता रहा, सिया का। वो चुपचाप गले लगना और नायना की वो शांत निगाहें, जिसमें सवाल भी थे और शायद जवाब भी। सुबह होते होते वो उठ खड़ा हुआ, पर उसके कदमों में अब डर नहीं था, बल्कि एक संकल्प था। वो सीधा उस कोने वाली दुकान पर गया जहां से वो कभी नायना के लिए चूड़ियां खरीदा करता था। आज पहली बार उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, बल्कि उसके चेहरे पर वही ठहराव था जो किसी ने वक्त से बहुत कुछ सीखने के बाद पाया हो। उसने एक छोटा सा पैकेट बनवाया जिसमें थी कुछ रंगीन चूड़ियां, एक जोड़ी बालियां और एक सिंपल सा मंगलसूत्र। कुछ कीमती नहीं, लेकिन हर चीज में एक अधूरे रिश्ते की भरपाई छुपी थी।
वो वहां से सीधा किराने की दुकान गया। दूध, फल, दवाइयां, बिस्कुट, कुछ किताबें और एक छोटी सी डॉल, सब कुछ वो अपने हाथों से पैक करवाता रहा। वो नहीं चाहता था कि आज फिर कोई बच्ची उसे सिर्फ एक गले लगाने वाले अजनबी की तरह देखे। आज वो पूरी तरह पापा बनकर जाना चाहता था। दोपहर ढलने लगी थी, गर्मी भी कुछ कम हो गई थी। आरव ने कार का डिक्की बंद की और उसी गली की तरफ बढ़ गया जहां कल उसकी जिंदगी का सबसे गहरा आईना उसे मिला था। गली अब भी वैसी ही थी, टपकती टंकियां, तंग दरवाजे और हर चौखट पर वही थकी हुई जिंदगी। लेकिन आज आरव का चलना अलग था। कल उसके कदम कांप रहे थे, आज उसकी चाल में भरोसा था। नायना का घर नजदीक आने लगा और दूर से ही उसे सिया खटिया पर बैठी दिखी। आज वो लेट नहीं थी, बैठकर कोई पुरानी कॉपी में कुछ लिख रही थी। उसके पास वही खिलौना राखी थी जिसे शायद सालों से किसी ने छुआ भी नहीं था। आरव रुक गया। उसने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे उसे घर की ओर बढ़ा जिसे उसने खुद से कभी बहुत दूर कर दिया था। सिया ने उसे देखा और इस बार उसके चेहरे पर वो अजनबियत नहीं थी। वो थोड़ी चौंकी जरूर, पर आंखों में एक हल्की चमक थी। पापा, उसने धीमे से कहा। आरव रुक नहीं सका। उसने झट से अपनी बाहें फैलाई और सिया दौड़कर उसके गले लग गई। इस बार वो लिपटने में नहीं हिचकी, जैसे अब भरोसा हो गया हो कि ये गले लगना बस एक पल की चीज नहीं, अब ये रोज का होगा। वो उसे गोद में उठाए भीतर पहुंचा। नायना दरवाजे पर खड़ी थी। वो उसे देख रही थी। ना मुस्कान थी ना सवाल, बस इंतजार का सन्नाटा था उसकी आंखों में। आरव ने सिया को खटिया पर बैठाया, फिर डिक्की से लाया थैला खोला। दवाइयां, दूध, किताबें, फल, खिलौने, सब कुछ निकालकर एक एक करके सामने रख दिया और फिर जेब से वो छोटा पैकेट निकाला और नायना की तरफ बढ़ा दिया। ये तुम्हारे लिए है, उसने धीरे से कहा। नायना कुछ पल उसे देखती रही, फिर पैकेट खोला और चूड़ियों के बीच रखा हुआ मंगलसूत्र देखकर चौंक गई। उसकी आंखें भीग गई। उसने कुछ बोलना चाहा, लेकिन आवाज भीतर ही टूट गई। आरव उसके पास आया, बहुत धीमे से बोला, उस दिन तुमने कुछ नहीं कहा था, लेकिन तुम्हारी आंखों में मैं देख पाया था कि तुमने अभी सब पूरी तरह खोया नहीं है। अगर माफ कर सको तो इस बार सिर्फ मेरी बेटी को नहीं, मुझे भी अपना बना लो। नायना कांप रही थी। उसने हाथ बढ़ाया, मंगलसूत्र थामा और बहुत देर तक उसे देखती रही। फिर धीरे से कहा, अगर आज के बाद फिर वही गलती की तो ये चूड़ियां फिर कभी नहीं पहनूंगी। आरव की आंखें भर आई। उसने सिर झुका लिया और बस इतना कहा, इस बार तुमसे नहीं, अपने आप से भी कोई झूठ नहीं बोलूंगा। उस शाम आरव पहली बार उस घर में ठहरा जहां कल तक वो चुपचाप खड़ा रहता था, और आज उसी घर के अंदर से सिया की खिलखिलाहट सुनाई दे रही थी। नायना रसोई में थी। चूल्हे पर चाय चढ़ी थी और गैस की धीमी आवाज के साथ चूड़ियों की खनक भी गूंज रही थी। वो मंगलसूत्र अब उसकी गर्दन में था, जिसे सालों पहले आंसुओं में बहा दिया गया था। सिया दरवाजे के पास बैठी अपनी नई किताबों के पन्ने पलट रही थी और बीच बीच में आरव को देखकर मुस्कुरा रही थी, जैसे हर बार आंखों से कहती हो, अब कभी मत जाना पापा। आरव चुपचाप खिड़की के पास बैठा था। उसका चेहरा थका हुआ नहीं था, बल्कि शांत था। कई सालों बाद उसे कोई दौलत, कोई दुकान, कुछ भी याद नहीं आ रहा था। बस ये 3 जिंदगियां दिख रही थी जो आज एक साथ सांस ले रही थी। पर सुख की शुरुआत से पहले कुछ अधूरे पन्ने बंद करने जरूरी थे। अगले दिन सुबह आरव फिर अपनी दुकान पर पहुंचा। जैसे ही अंदर गया, उसका बड़ा भाई सामने आ गया। वही चेहरा, वही आवाज, लेकिन अब उसकी आंखों में ताजुब था। आरव कहां था? 2 दिन से फोन भी बंद, दुकान का हिसाब भी रुका है। आरव शांत रहा, धीरे से कुर्सी खींची, बैठा और फिर वही एकदम स्थिर आवाज में कहा, अब से ये दुकान
और ये जिंदगी मेरी होगी, मेरी मर्जी से चलेगी। भाई चौंका, हंसने की कोशिश की। क्या मतलब है तेरा? आरव उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मतलब ये कि अब मैं अपने रिश्तों को फिर से जीना चाहता हूं, अपने गुनाहों को माफ नहीं सुधारना चाहता हूं। तू पागल हो गया है क्या? भाई चिल्लाया, तेरी जिंदगी तो हमने संभाली तो तू कहीं का नहीं रहा था। जब आरव ने बात काट दी, हां, मैं कहीं का नहीं रहा था क्योंकि मैं खुद को खो चुका था। अब मैंने खुद को वापस पा लिया है। नायना और सिया के पास जाकर वो औरत जो तुझे छोड़ गई थी। भाई जहर उगलने लगा। आरव उठा, कदम आगे बढ़ाए और बिल्कुल पास जाकर बोला, नहीं, वह औरत जो कभी मेरा सब कुछ थी और जिसे मैंने चुप रहकर खो दिया था। अब मैं चुप नहीं रहूंगा। भाई तमतमा गया, तो क्या दुकान छोड़ देगा? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, अब दुकान मेरे साथ चलेगी, पर इंसानियत के साथ, पैसों के पीछे दौड़ते हुए नहीं। बेटी की हंसी और पत्नी की इज्जत के साथ भाई कुछ नहीं बोल सका। कई सालों बाद वो अपने छोटे भाई को एक आदमी की तरह खड़ा देख रहा था, जो अब झुक नहीं रहा था। आरव उस दिन घर लौटते हुए रास्ते में चुप रहा, लेकिन उसके अंदर की शांति उसके चेहरे पर दिख रही थी। उसने फल लिए, दवाई ली और 2 नए स्कूल बैग भी खरीदे और फिर नायना के घर पहुंचा तो नायना दरवाजे पर खड़ी थी, जैसे इंतजार कर रही हो। आरव ने झोले रखे सिया को आवाज दी और चुपचाप बोला, अब कोई तुम्हें हमसे अलग नहीं कर पाएगा। सिया दौड़ कर आई और उसकी कमर से लिपट गई। नायना पीछे से आई और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। तीनों चुप थे, लेकिन उस खामोशी में अब कोई दर्द नहीं था। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है, जहां बिखरे हुए रिश्ते फिर से एक कमरे में सांस लेने लगे और एक टूट चुका इंसान फिर से एक पिता, एक पति और सबसे पहले एक इंसान बन गया। दोस्तों, कभी कभी हम चुप रहकर उन बातों को होने देते हैं जो रिश्तों को भीतर से तोड़ देती है, पर जब वक्त दूसरा मौका दे तो वो सजा देने नहीं आता, बल्कि आईना लेकर आता है, जिसमें हम देख सके कि हमने कितना कुछ खो दिया। अब आप सभी से एक सवाल, क्या आपने भी कभी किसी अपने को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि आप घर वालों के कारण बोल नहीं पाए या वक्त रहते साथ नहीं दे पाए? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप आज भी किसी के लौटने का इंतजार कर रहे हैं? और अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल कहानी संसार को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों तक और शेयर करें। मिलते हैं एक नई सच्ची भावुक कहानी के साथ। तब तक अपनों का ख्याल रखें, रिश्तों की कीमत समझें। जय हिंद, जय भारत। आप सभी